वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आदाब, मैं इरफान राही TFI उर्दू में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आज के हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में, हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं IJ शबनम। IJ शबनम साहिबा सोशल जस्टिस वेलफेयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल लीडर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। IJ शबनम साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे चैनल TFI उर्दू में। शुक्रिया राही साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया के TFI उर्दू के चैनल को भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके जानिब से मुझे यहाँ आने का मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला। IJ शबनम साहिबा, मैं सबसे पहले आपके नाम पर आना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? IJ शबनम फुल फॉर्म क्या होगी? जी, IJ का मतलब है, मेरे पेरेंट्स का नाम मैं अपने नाम के साथ लगाती हूँ। आई से मेरे फादर का नाम आता है हाजी सलामुद्दीन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और जे से आता है मिसेस जाफ़री बेगम, मेरी मदर का नाम। ये नाम मैं अपने नाम के साथ एक ब्लेसिंग के तौर पे लगाती हूँ। मैं चाहती हूँ जब तक मैं रहूँ मेरे पेरेंट्स का नाम मेरे नाम के साथ चले। बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो ये आप एक ऐसी बात भी आप पैगाम दे रही हैं अपने नाम के साथ कि अपने वालिदैन को कितना एहतराम करती हैं कि आई से इस्लामुद्दीन और जे से जाफ़री। जी, शुक्रिया। जी, तो मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी तालीम और तरबियत कहाँ से और कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? कुछ इसके बारे में बताइए। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इंग्लिश में, MA किया है मैंने इस्माइल डिग्री कॉलेज से ही, मेरठ के। वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई और वहीं से मेरी पूरी पढ़ाई वहीं मेरठ से ही हुई है। बहुत खूब। तो आपने तालीम के बाद कोई नौकरी करने का या फिर कोई और ख्वाब देखा, या सिर्फ NGO में कैसे आपने NGO बनाई, ये जो आपकी फाउंडेशन है, इसके बारे में कैसे सोचा? मैं जॉब तो कभी नहीं कर सकती, मैं अपना बिज़नेस कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कभी किसी के अंडर में काम नहीं कर सकती। और मेरे फादर भी मुझे यही बोला करते थे कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें PhD करा देता हूँ या BEd करा देता हूँ, तुम कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर लेना, पर वैसे प्राइवेट जॉब तो तुम नहीं कर सकती। अच्छा, इसलिए मैंने जॉब का कभी मैंने सोचा ही नहीं। तो आपने जो NGO बनाई, इसके बारे में कैसे सोचा? मेरा जो लाइफ मतलब बचपन से ही एक नेचर था, लोगों की हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट करना, वो मैं पहले से ही करती थी। पर कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि जिस तरह से अब आप एक प्राइवेटली लोगों को हेल्प कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कर रहे हो। अगर आप अपना एक NGO बना के लोगों की हेल्प करोगे, तब भी आप यही सेम काम करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों तक आपकी बात आसानी से पहुंच जाएगी। आपके NGO का भी एक थोड़ा नाम होगा, और जो लोग आज आपको नहीं जानते वो लोग भी, आपकी एक पहचान भी बनेगी, और लोग आसानी से आपके तक पहुंच पाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाओगे। क्या क्या काम करते हैं आप अपनी NGO के ज़रिए? जी, हम जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको कोचिंग देते हैं, कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं हमने। जो लड़कियां पे नहीं कर पाती हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई और एक ब्यूटिशियन कराते हैं। कुछ जो घरेलू लेडीज़ होती हैं, कोई भी घरेलू दिक्कत होती है उनको, तो हमारे NGO से ही कुछ एडवोकेट जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू हम उनको फ्री एडवाइस दिलाते हैं। तो सोशल जस्टिस फाउंडेशन, इसका नाम क्या सोच करके यही नाम सेलेक्ट किया? एक्चुअली जो जस्टिस आता है ना बीच में, जी, उसका मतलब होता है न्याय, इंसाफ। हाँ, इंसाफ। तो मैं कोई भी एक ऐसा नाम चाहती थी जिसमें कोई भी इंसान अगर नाम सुने तो उसको ये सोचना ना पड़े कि हमें यहाँ पे पेड करके तब यहाँ पे इंसाफ मिलेगा। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंसाफ है, और कोई भी, चाहे कोई आम इंसान हो चाहे कोई ख़ास हो, हर इंसान के लिए सेम है। कोई भी आए यहाँ पे कि मतलब उनको इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। तो जब ये आपने ये NGO बनाई, तो इसमें कुछ मुश्किलात ज़ाहिर सी बातें पेश आई होंगी। कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जिनको आप यहाँ याद करना चाहेंगी? कुछ याद आपके जहन में हो ऐसी बातें कि NGO बनाने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, देखिए ज़्यादा तो नहीं कोई ऐसी मुश्किल आई, कि क्योंकि मुझे फैमिली से भी सपोर्ट था, रिलेटिव का भी सपोर्ट था, स्पेशली मेरे भाइयों ने भी मुझे सपोर्ट किया। सब ने यही कहा कि ये बहुत अच्छा काम है, ये कोई ऐसा गलत काम नहीं है जो हम तुम्हें रोकें। लेकिन हाँ, बस जैसे लास्ट ईयर पूरे 1 लाख से भी ज़्यादा कुछ NGO ऐसे थे जो बैन हुए हैं, क्योंकि कुछ NGOs ऐसे हैं जो गवर्नमेंट का नाम पे फ़ंड ले के लोगों से या गरीबों के नाम पे फ़ंड लेकर सिर्फ अपना भर रहे थे, अपना काम चला रहे थे। बाकी वो चीज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए गरीबों तक, वो वहाँ नहीं पहुँच रही थी, तो गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया। लेकिन जो एक अच्छे तरीके से काम कर रहे थे वो ऐसे ही चल रहे हैं एज़ इट इज़। कोरोना काल एक दुनिया का एक ऐसा वक्त था
जिसमें लोग बाहर निकल के आए और काफ़ी मदद सरकारी तौर पे भी गैर सरकारी तौर पे भी आवाम ने आवाम की मदद की। उस ज़माने का कोई आपको याद है क्या? कोरोना काल में क्या किया आपने? जी, मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं किया क्योंकि मैं स्टूडेंट थी, तो मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने अपने भाई को देखा, उन्होंने बहुत सारे लोगों को राशन बाँटा और स्पेशली इस तरह से बाँटा कि ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने कैमरे में मतलब वीडियोज़ बनाई या घर पे आ रहे हैं लोग लेने के लिए, लाइन लगा के दे रहे हैं, तो एक तरह से कहीं न कहीं लोगों की नज़रों में आने के लिए लोग ये सब कर रहे थे। पर मेरे भाई ने क्या किया, नाम लिखे लोगों के जिनको वो जानते थे कि ऐसे लोग हैं कुछ, और उनके घर पे खुद राशन देकर आए। तो कहीं न कहीं ना सबसे पहले इंसान अपने घर या आसपास के माहौल में देखता है वो, जो चीज़ वो करना चाहता है और वहीं से वो मोटिवेट होता है। और मेरी मदर ने भी हम लोगों को बचपन से हर अच्छे काम के लिए मोटिवेट किया। अगर कभी हम कोई मुसीबत में घिर जाते हैं तो बचपन से आज तक हमारी मदर हमें एक शेर सुना के मोटिवेट करती हैं। बिल्कुल बताइए हमारे। वो हमेशा कहती हैं, अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से भी परवाज़ करके देख। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये तो आपकी फैमिली की बात हुई, इसके अलावा आवाम का, समाज का किस किस का साथ मिला आपको, आपकी एनजीओ को और आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए, इनको फ़रोग़ देने के लिए? जी, एक सलीम भाई हैं, सलीम सिद्दीकी सर, वो पहले किसी और एनजीओ में काम कर रहे थे और उन्होंने थोड़ा-सा मुझे ऐसे देखा कि मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, तो उन्होंने मुझे कोरोना काल में कॉल की थी। उन्होंने मुझे उस टाइम पर, वो मध्य प्रदेश में थे, वहाँ से उन्होंने एक हेल्प के लिए मुझे कॉल की थी कि आप लोगों को हेल्प करते हो, अगर सच में हेल्प करते हो तो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। वहाँ से एक छोटी-सी हेल्प मैंने उनकी की थी और उस हेल्प का मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है कि अगर हम किसी की पैसे लेके हेल्प करते हैं तो वो कहीं न कहीं वहीं ख़त्म हो जाती है। और अगर हमने किसी को हेल्प कर दिया लेकिन ना हमने उसको कोई शो ऑफ किया, ना उसको किसी से पैसे लिए, वो उसके बदले में जो हमें दुआएँ मिलती हैं ना, वो इंसान को बहुत आगे तक पहुँचाती है। वो कोरोना के टाइम पर एक छोटी-सी हेल्प की गई सलीम भाई की, जबकि मैं उन्हें जानती भी नहीं थी, सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल्स आई थी। उससे ही उन्होंने इतना अच्छा रिलेशन बना हमारा, एक बिल्कुल एक बहन भाई की तरह बिल्कुल। उन्होंने मुझे आज तक सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ही मुझे ये राह दिखाई कि आप जो हेल्प कर रहे हैं वो एक एनजीओ के थ्रू करिए। बाद में हमने अपना एनजीओ ओपन किया, तो कहीं न कहीं सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मेरी मदर के बाद अगर किसी का है तो वो सलीम भाई का है। चलिए, आप एक मुस्लिम ख़ातून हैं। देखा जाता है अक्सर मुस्लिम ख़वातीन घर से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होता है और विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो आपका क्या नज़रिया है मुस्लिम ख़वातीन को लेकर के ख़ास कर से? देखिए, मुस्लिम ख़वातीन की बात हम करें तो दुनिया की सबसे पहली मुस्लिम महिला जो एक कारोबारी थी, बिज़नेस वूमन थी, वो एक हज़रत खदीजा थी, जो हमारे मोहम्मद साहब हैं, प्रोफेट हैं हमारे, उनकी पहली बीवी थी, जिन्होंने बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर खड़ा किया और सिर्फ सऊदी अरब में ही नहीं, बाहर देशों तक में उनका, विदेशों में भी उनका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का बिज़नेस था। तो ऐसा नहीं है, और उनके बाद बहुत सारे लोग हैं, फ़ातिमा शेख हैं और बहुत सारे मतलब ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने हर फील्ड में अपना नाम कमाया, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, किसी भी फील्ड में हो। आज के टाइम में भी और बहुत पहले के टाइम से जो हज़रत खदीजा हैं, वो 1400 साल पहले से की ही बात है। तो उस टाइम से अगर उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया एक मुस्लिम लेडी होने के बावजूद, तो मैं नहीं मानती आज के टाइम में किसी पे कोई पाबंदी है। अगर इंसान चाहे हिजाब में हो, बुरखे में हो, अगर उसका एक गोल क्लियर है जी कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, तो मुझे नहीं लगता उसे कोई रोक सकता है। ये तो होगी मुस्लिम ख़वातीन की। इसके अलावा जो पूरी दुनिया की जो ख़वातीन हैं उनके आजकल आपने देखा है कि महिला सशक्तिकरण, तो इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? देखिए, लेडीज़ आज के टाइम में हर जगह अपना लोहा मनवा चुकी हैं, चाहे वो चांद पे जाना हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे एनजीओ सरोजनी नायडू हैं या रानी लक्ष्मीबाई हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में भी अपना पूरा योगदान दिया। जी, जेंट्स के कंधे से कंधा मिलाकर सब चल रही हैं और पहले से ही आज तक ही। फिर मैं अपनी बात रिपीट करूँगी, अगर इंसान का गोल क्लियर है, उसे पता है मुझे क्या करना है, किधर जाना है, तो उसको कोई उसके गोल से नहीं भटका सकता। आयजा शबनम साहिबा, आप किसको आइडल मानती हैं अपना? जी, मेरी पहली आइडल तो मेरी मदर ही हैं।
हमेशा सपोर्ट करती हैं। हमेशा उन्होंने ये कहा है कि कुछ भी करो, बस ऐसा कुछ मत करना कि मेरी नज़रें दुनिया के सामने झुक जाएं। हमेशा ऐसा कुछ करके दिखाना जो मैं फ़ख्र से कह सकूं कि ये मेरी बेटी है। आप फॉलो करती हैं? जी बिल्कुल फ़ॉलो करती क्या कोशिश करती हैं अपने जो आपका जो रोज़मर्रा की जो आपकी ज़िंदगी है और आप बाहर भी जाती हैं, आपने कई मतलब प्रदेशों का सफ़र भी किया है, तो उस दौरान क्या-क्या एहतियात बरतती हैं कि जो आप अपनी माँ को और अपने समाज को और अपने घर वाले ख़ानदान वालों को ये कह सकें कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ और ठीक रहते हुए मैं समाज की खिदमत अंजाम देती हूँ? जी, एक तो उनका थोड़ा-सा कुछ रूल्स देखो रेगुलेशन सभी जगह पर होते हैं। अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें वो फ़ॉलो करने ही चाहिए। उनका कहना है कि हर आधे घंटे में उनकी कॉल आती है। कुछ भी हो वो रिसीव होनी है। ठीक है, चाहे मैं व्हाट्सएप कर दूँ, चाहे मैं एक वॉइस मैसेज सेंड कर दूँ कि मैं ठीक हूँ। वो एक माँ का दिल है कि उनको ये देखना है मेरी बेटी सेफ़ है। बहुत खूब। ठीक है। वो सेकंड चीज़ कि अगर वो कभी-कभी वीडियो कॉल करके देखना चाहती हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं वीडियो कॉल कर लेती हूँ। सेकंड वो कहती हैं कि अकेले मत जाओ कहीं भी। वो किसी न किसी को मेरे साथ भेजती हैं, चाहे फैमिली से हो, चाहे मेरा भाई हो, मेरा भतीजा हो, कोई भी हो। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हुआ है कुछ मीटिंग्स में मेरी दादी मेरे साथ गई हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई भी साथ जाते हैं, जो उनकी साइड से उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए मैं उनको फ़ॉलो करती हूँ। अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें इन बातों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए क्या सोचती हैं आप? पूरी दुनिया में अगर कहीं कोई ऐसा देश आपको मिलेगा, जैसे कुछ सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कुछ क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे हैं कि मतलब सिर्फ पर्टिकुलर वहाँ पे एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो दुनिया में एक अकेला देश यही है जिसमें अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग सब एक जगह रहते हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की खेती, अलग अलग तरह के मतलब सब एक अलग अलग अगर कोई त्यौहार भी हैं तो वो भी हम सब साथ मना रहे हैं। और पहले से ही देश की आज़ादी में आप देख लीजिए सबका योगदान है, देश को आगे बढ़ाने में सबका योगदान है। तो मतलब हमारा देश मैं मानती हूँ कि दुनिया में सबसे डिफरेंट है। बहुत खूब। जैसे आप एनजीओ चलाती हैं, सोशल एक्टिविटी में आप हमेशा आगे आगे रहती हैं, पेश रहती हैं, तो इसका कहीं आपको फीडबैक कैसा मिलता है? जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं, घरेलू हिंसा होती है, उसमें हम किसी को एडवाइस देते हैं या बताते हैं कि आप इस तरह से करो, तो उनकी फैमिली को लगता है कि हम बहू को अलग एडवाइस दे रहे हैं, शायद उनसे अलग कर रहे हैं। अच्छा। या कुछ उनको विद्रोह करना सिखा रहे हैं, कुछ लोग ये भी सोचते हैं। या अगर कोई सास ससुर अपनी बहू को परेशान करते हैं या कोई बहू अपने सास ससुर को परेशान करती हैं, जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो तो खुश हैं। जो उनके अगेंस्ट होंगे उनको हमेशा ये लगता है कि इस लड़की को क्या ज़रूरत है बीच में कूदने की, या क्यों हम लोगों के बीच में ये इंटरफेयर कर रही है, हमारा घर का मसला है, हम खुद देख लेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग तो हर जगह पर चलती है। आप किसके साथ खड़ी होती हो? इंसाफ के साथ। बहुत खूब। आगे क्या बड़ा करने का इरादा है आपका? जैसे अभी लास्ट ईयर मैंने इलेक्शन लड़ा था, मैंने नगर निगम का इलेक्शन लड़ा था, और कहीं ना कहीं मेरे एनजीओ का बेनिफिट मुझे वहाँ मिला। जितनी भी लेडीज़ की मैंने हेल्प की, मोस्टली मुझे लेडीज़ की ही वोट मिली। सबसे ज़्यादा लेडीज़ ने मुझे ही सपोर्ट किया, मुझे ही वोट की। और मैं इसी में ही, इसी फील्ड में, दोनों को ही मैं साथ लेके चलना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स को भी और एनजीओ को भी। पहले इलेक्शन का तजर्बा कैसा रहा? पहले इलेक्शन का अच्छा रहा, मोटिवेशनल रहा। अभी से किस्मत कह सकते हैं कि मैं सेकंड पोजीशन पर रही, पर इसमें प्लस पॉइंट और पॉजिटिविटी ये थी कि जो लोग 20-20 साल से इलेक्शन लड़ रहे थे, एक बंदे 25 साल से इलेक्शन लड़ रहे थे और आज तक नहीं जीते, कभी 4th नंबर पे, कभी 5th नंबर पे रहे। वो मैं उस वार्ड की पहली लड़की हूँ जिसने पहली बार इलेक्शन लड़ा और पहली बार में सेकंड पोजीशन रही मेरी। बहुत कम अंतराल में हारी, लेकिन इंशाल्लाह आगे मैं फर्स्ट डिवीज़न पर ही आगे दिखाऊंगी। चलिए, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ। कहते हैं चुनाव, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। इस बात से कहाँ तक इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, अगर मैं इस बात को नहीं मानती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहली बार में ही जीत जाते हैं। कहीं ना कहीं एक तो उसमें फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, जिस कम्युनिटी से आप आते हैं उसका सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ एनजीओ में मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला, वहीं पॉलिटिक्स में मुझे फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला।
अच्छा, ऐसा उल्टा हुआ? जी, बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि उनकी थिंकिंग थी कि पॉलिटिक्स में लड़कियों को नहीं आना चाहिए, वो भी एक अनमैरिड लड़की को। और कुछ लोगों ने मेरी फैमिली को, जैसे कहते हैं ना, वर्गलाना, वो भी कर दिया कि अनमैरिड लड़की है, कल को इसके रिश्ते होने मुश्किल हो जाएंगे, लोग सोचेंगे कि ये पॉलिटिक्स में क्यों है, इसको नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से मेरी फैमिली ने सबसे पहले साथ छोड़ा, भाइयों ने, मदर ने भी छोड़ दिया था, फाइनली बाद में वो साथ हो गई थी। और रिलेटिव्स ने, फिर पड़ोसियों ने, मतलब ये मानिए कि फिर एक वक्त वो था कि पार्टी के लोग भी नहीं चाह रहे थे कि मैं इलेक्शन लड़ूं, उस जिस पार्टी से मैं लड़ा। कौन सी पार्टी से आपने इलेक्शन? जी, AIMIM से। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब की। जी जी जी। तो लोग तो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो एक मुस्लिमों की ही सिर्फ राजनीति करती है, और उनके जो भाषण होते हैं, उनकी जो तकरीर होती है, वो इस तरीके की होती है कि जो एक तबके को कहीं ना कहीं बुरी लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि हमारी पार्टी में दलित, मुस्लिम, हिंदू सभी हैं। स्पेशली हम उन लोगों की आवाज़ उठाते हैं जिन लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है, अल्पसंख्यक लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लिए लड़ा जाता है। इसमें इलेक्शन दलित लोगों ने भी लड़ा है, हिंदू लोगों ने भी लड़ा है, और कुछ विधायक उसमें दलित भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी तरह के हैं। तो एक कम्युनिटी के लिए तो नहीं है। और जो आपका सवाल था कि मतलब सपोर्ट क्यों नहीं किया इस पार्टी ने मुझे, वो ऐसा नहीं है कि स्पेशली मुझे नहीं सपोर्ट किया, बस ये था कि कहीं ना कहीं वो लोग ये मानते थे कि अनमैरिड लड़की है, ये हार जाएगी, तो इसको टिकट देना शायद वेस्ट होगा। और अल्लाह के शुक्र से वो उनकी गलतफहमी मैंने दूर भी की। मैंने, लोग इलेक्शन लड़ते हैं सिर्फ एक अपोजिशन से, दूसरी पार्टी के, और मैंने इलेक्शन लड़ा अपनी फैमिली के अगेंस्ट, अपने रिलेटिव्स के अगेंस्ट, अपने पूरी एक समाज के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं मैं सभी अगेंस्ट थे, और तब भी मैंने इलेक्शन लड़ा। क्यों लड़ा इलेक्शन? वजह? ये इलेक्शन कहीं ना कहीं मेरे वार्ड के लेडीज़ के लिए था, क्योंकि उस वार्ड में आज तक 35 साल हो गए जब से इलेक्शन लड़ा जा रहा है। एक भी उसमें ऐसा कोई काम नहीं है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड उसमें काम हुआ हो। उसमें कोई सरकारी स्कूल नहीं है, उसमें कोई जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, उसमें कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, उसमें कोई बैंक नहीं है, कोई ATM नहीं है। अगर किसी को रात में या कभी भी कोई इमरजेंसी हो, किसी को 10,000 रुपये भी चाहिए, तो बहुत दूर जाके उनको ATM से निकाल के लाना पड़ता है। तो वो सब सुविधा जो गवर्नमेंट सभी को दे रही है, लेकिन जो पार्षद जीत जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते। और उस वार्ड से अभी तक कोई भी एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा हो और उसने इलेक्शन लड़ा हो। सब इलिटरेट थे। फर्स्ट टाइम कोई एजुकेटेड लड़की, एजुकेटेड पर्सन, और वो भी लड़की, वो मैं खड़ी हुई। तो सब लोगों ने मतलब खिलाफत भी की। सिर्फ जो मेरा NGO का काम था, जिन लोगों का मैंने हेल्प की हुई थी, कहीं ना कहीं वो मेरे काम आया, और सभी उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। ये हक आपको हमारे हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, आइन ने दिया, तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले आपने सुना होगा कि जो दलित समाज होता था उनके पीछे एक झाड़ू बांध के रखी जाती थी, ताकि वो चलते हुए भी पीछे झाड़ू लगा के चलें। उनको नहीं था, इतना हक नहीं था कि वो कुएं से पानी लेके पी सकें, उनको हक नहीं था कि वो नदी में जाके नहा सकें। बहुत सारी चीज़ें थी। अगर वो किसी ब्राह्मण, किसी भी अगर समाज के लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो बाहर, घर के बाहर एक चबूतरा बना होता था, उनको सिर्फ उस पर बैठने का हक था। वो कभी चेयर यूज़ नहीं कर सकते, वो कभी चारपाई यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन एक हमारा संविधान ही है, बाबा भीमराव अंबेडकर सर ने जो वो एक संविधान लिखा, उसका मैं बाबा भीमराव अंबेडकर भी बहुत उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसने हमें सबसे पहले बराबरी का हक दिया, ना सिर्फ जीने का, बराबरी से रहने का, इलेक्शन लड़ने का, ज़िंदगी जीने का, यहाँ तक कि आप जिससे चाहें उससे शादी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊंच नीच, बिरादरी, ये सब नहीं आती। तो ये सब हमारे संविधान का ही तो वजह है, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं। आप सैफ़ी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, सैफ़ी समाज के बारे में क्या राय रखती हैं? कौन है सैफ़ी? आप कितना जानती हैं, कितना समझती हैं, और सैफ़ी समाज से आपको कितना ताउन मिला? जी देखिए, सैफ़ी समाज एक ऐसा समाज है जो एक बहुत मेहनती है। सबसे पहले तो बहुत मेहनती कहूँगी। दूसरा कि आपने देखा होगा कि आपने सुना ही होगा कि जब ताजमहल बना था तो उसमें 22,000 मज़दूरों ने उसमें हेल्प की थी, बनाने में, बनाया था, मज़दूरी की थी। उसमें लगभग उनकी छेनी, हथौड़े बनाने में 350 मज़दूर सैफ़ी थे। और अगर सुई से लेके एरोप्लेन तक अगर ये सब काम होते हैं तो कहीं ना कहीं में सैफ़ी इन्वॉल्व होता है। चाहे कहीं कोई बिल्डिंग बने, चाहे कहीं कोई औजार की फैक्ट्री हो, उसमें सैफ़ी 100% मिलेगा, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल पर हो, पर एक सैफ़ी ज़रूर होगा।
और आज के टाइम में अगर देखा जाए, पहले कहते थे कि लोहार या बड़ी ये सैफ़ी हैं, लेकिन आज के टाइम में सैफ़ियों ने जितनी तरक्की की है, विदेशों में जाना हो, किसी भी फील्ड में देखिए, स्पोर्ट फील्ड में देखिए, ये आज के टाइम में सैफ़ी जज भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, बहुत सा हर फील्ड में वो अपना लोहा मनवा रहे हैं। और एक नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हैं एक सैफ़ी अंकल, शायद दिल्ली से ही हैं वो जी, बोटल वाला के नाम से मशहूर हैं वो, अजीज़ुर रहमान। जी जी जी, हाजी अजीज़ुर रहमान। तो सभी फील्ड में सैफ़ी अपना लोहा मनवा रहे हैं। पॉलिटिक्स में आने के बाद आपको कैसा एहसास होता है कि आगे बढ़ना चाहिए इसमें, क्योंकि मसला आपके लिए अब अभी आप बैचलर हैं और शादी का मसला भी है, तो आपको नहीं लगता कि एक मुस्लिम खातून को पॉलिटिक्स में रहते हुए एक, क्योंकि घर वालों की भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश और एक फ़िक्र रहती होगी कि एक हमारी कुंवारी लड़की है और वो सोशल एक्टिविटी में शामिल रहती है, उसकी शादी का मसला भी है, तो इन सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस करती हैं? देखिए, अगर ये है कि पॉलिटिक्स में अनमैरिड लड़कियों को नहीं आना चाहिए, तो अभी रिसेंटली आपके सामने एग्जांपल है इकरा हसन, जो कैराना से अभी सांसद बनी है। वो भी लड़की ही हैं और अनमैरिड ही हैं, ठीक है। वो भी अपना करियर आगे बढ़ा रही हैं, वो भी सांसद बन के वो भी पॉलिटिक्स में ही हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि लड़कियों को हम आगे नहीं बढ़ा सकते या पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती। बस ये थोड़ा सा लोगों ने अपनी मेंटिलिटी ऐसी बना ली है कि अगर लड़की पॉलिटिक्स में है तो बहुत तेज़ तर्रार होगी, या फिर घरेलू नहीं होगी, या घर नहीं संभाल पाएगी। एक लेडी चाहे तो सब कुछ कर सकती है। जेंट्स के कहते हैं कि 2 हाथ होते हैं, पर लेडीज़ के कम से कम 10 हाथ होते हैं। एक ही टाइम में वो पॉलिटिक्स भी करती है, वो बच्चों को भी संभालती है, वो हस्बैंड को भी संभालती है, वो घर भी संभालती है, वो सभी कुछ कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ एक चीज़ में बांध के रख दिया जाए कि या तो तुम हाउस वाइफ बनो, या सिर्फ एक बिजनेस वूमेन या पॉलिटिशियन बन सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों तीनों चीज़ें एक साथ संभाल सकती है, और इंशाल्लाह मैं भी संभाल लूँगी, ऐसा नहीं है। आइजे शबनम, कैसा समाज, कैसा परिवार, कैसा देश, कैसा, यानी कि जो आइजे शबनम से स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यानी कि कैसा परिवार चाहती हैं, कैसा समाज चाहती हैं, फिर कैसा देश चाहती हैं, कैसा मोहल्ला, क्या है माइंड में आइजे शबनम के? देखिए, मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ इलेक्शन के बाद से, और मेरे एनजीओ की पूरी टीम उसमें जी जान से लगी हुई है। रात दिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो काम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर है। वो काम हो जाएगा तो मैं अनाउंस भी करूँगी, अभी मैं पहले ही अनाउंस नहीं करना चाहती। लेकिन जब वो काम होगा तो लोगों को एक समझ में आएगा कि आइजे शबनम क्या है और क्या करना चाहती थी। और अगर इलेक्शन में भी वो हारी है तो वो कहीं ना कहीं मेरा नुकसान नहीं हुआ, वो उन लोगों का नुकसान हुआ है जिसने मुझे समझने में देर की। और इंशाअल्लाह मैं अपना लोहा बहुत जल्द मनवा लूँगी। मेरा जो प्रोजेक्ट है बस वो कंप्लीट हो, लोगों के मुंह से खुद कहलवा दूँगी कि हाँ, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और आने वाले समय में भी मैं पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ूँगी और एनजीओ के थ्रू भी लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। कैसी उम्मीद, आप क्या उम्मीद चाहती हो परिवार से, कि आपको कैसा सपोर्ट परिवार से मिले आने वाले जो आपका इन फ्यूचर फैमिली हो? हम चाहते हैं कि आप किसी अच्छे घर में जाएं, आपको अच्छा शौहर मिले, आपको अच्छा परिवार मिले, उससे क्या उम्मीद करेंगी? और जो आसपास का समाज है उससे क्या उम्मीद करेंगे आप? देखिए, अगर कहीं ना कहीं लड़की बहुत कुछ करने के जज्बा रखती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो सिर्फ एक सपोर्टिव, एक अच्छे नेचर वाला इंसान का अगर वो सपोर्ट चाहती है, और अगर सिर्फ सपोर्ट मिलने से वो और अच्छा कर सकती है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। अगर एक सिर्फ सपोर्ट, आपके सपोर्ट करने से कोई इंसान आगे बढ़ सकता है तो उसको नेचुरल सपोर्ट करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ायदे के चक्कर में देश को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने समाज को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार को भी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना बेनिफिट साइड रख के समाज के बारे में सोच रहे हैं अच्छा, तो उसे कहीं ना कहीं अगर आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, एक ऐसे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है जो सिर्फ आपके सपोर्ट और कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ एक आपका सपोर्ट चाहता है आगे बढ़ने के लिए, तो ये कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं है कि इंसान की पूरी नहीं हो सकती। और इंशाल्लाह जिसे मेरी सोच पसंद आएगी उसे मैं भी पसंद आऊँगी। आप AIMIM पार्टी से बिलोंग करती हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भाषण देते हैं, चाहे वो संसद में दें या फिर अपने चुनाव की रैलियों में दें, वो कहीं ना कहीं लोगों को, मतलब लोग उसको गौर से सुनते हैं, देखते हैं, और फिर उस पर जो उनका रिएक्शन होता है, यानी कि एक किस्म से एक एतराज़ होता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की सियासत करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो ना सिर्फ गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं,
कहीं भी कुछ भी गलत होता है। जैसे एक बस के लिए था, बस ड्राइवर के लिए एक कानून बना था कि अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा और 25,000 शायद 25 लाख का जुर्माना था। तो उस पे उन्होंने उसके लिए भी आवाज़ उठाई। वो तो कोई मुस्लिम कम्युनिटी नहीं थी, उसमें तो हर सभी कम्युनिटी के लोग थे, तो उन्होंने उनके लिए भी आवाज़ उठाई। जहाँ उनको लगता है किसी के साथ भी गलत हो रहा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के साथ हो रहा हो, वो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। अब ये लोगों की अपनी सोच है कि उनको लगता है कि वो खुद मुस्लिम हैं तो सिर्फ मुस्लिम के लिए आवाज़ उठाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको लिख के भेजते हैं, उनको लेटर लिखते हैं या फिर उनको मेल करते हैं, ट्विटर पे डालते हैं कि उनके इसके लिए सवाल उठाया जाए, सांसद में बोला जाए, तो वो सभी के लिए बोलते हैं। पसंदीदा फिल्म कौन सी है आपकी? मूवीज़ मैं कम देखती हूँ, लेकिन मुझे पुरानी मूवी एक है प्रेम रोग, ऋषि कपूर की, वो मेरी फेवरेट थी। और वो भी इस वजह से कहीं ना कहीं वो उसमें ना समाज के काफ़ी सारे मुद्दे उठाते हैं। एक सती प्रथा को वो हाईलाइट करते हैं कि अगर कोई विधवा है तो उसको दूसरी शादी करने की परमिशन क्यों नहीं है, या क्यों वो ऐसी ज़िंदगी जिए कि बिना स्लीपर के चले, या ज़िंदगी एक बेरंग हो जाए। तो जिसमें किसी भी मूवी में कोई मैसेज छुपा होता है या समाज को कोई मैसेज देना चाहते हैं या बदलाव होता है, वो मूवीज़ मुझे पसंदीदा हीरो? जी, ऋषि कपूर क्योंकि मोस्टली उन्होंने इसी तरह की फ़िल्में बनाई हैं। अच्छा, पसंदीदा खाना बताएं। मैं क्योंकि वेजिटेरियन ही हूँ, तो वेज मैं सभी खा लेती हूँ। आप मुस्लिम होते हुए वेजिटेरियन जी। कैसे? बस पता नहीं, मेरी नानी प्योर वेजिटेरियन थी, मेरी दादी प्योर वेजिटेरियन थी। उन्होंने लाइफ में कभी अंडा भी नहीं छुआ, बनाया भी नहीं। लेकिन मुझ में इतनी प्रोग्रेस हुई है, कम से कम मैं बना लेती हूँ। बना लेती हूँ, लोगों को खिला देती हूँ, पर खुद नमक भी टेस्ट नहीं करती। बस मैं नहीं खाती हूँ। आपने दिल्ली, मेरठ के अलावा, मेरठ एक ऐसा शहर है जहाँ से आज़ादी का बिगुल बजा था। 11 मई 1857 को आज़ादी के परवाने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में आए और फिर 1857 की जो तहरीक आज़ादी है उसकी शुरुआत हुई। मेरठ के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरठ एक ऐसा शहर है, कोई भी अगर गलत बात होती है, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले अगेंस्ट उसके लिए जो आवाज़ उठाई जाती है, वो सबसे पहले मेरठ से शुरुआत होती है। आज़ादी के टाइम में आप देखें या वैसे भी कहीं भी कोई गलत चीज़ होती है, तो हम लोग मेरठ वाले बर्दाश्त नहीं करते। हम लोगों को ये है कि जो सही है, हम उसी का साथ देंगे। मेरठ की और कोई मशहूर चीज़ें, कोई और मशहूर बातें, कोई ख़ास बात क्या है मेरठ में? मेरठ की तो बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, जैसे कि वहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर अ, मशहूर है, और नौचंदी मेला मशहूर है मेरठ का, और विक्टोरिया पार्क मशहूर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ें हैं और लोग आके देखना भी पसंद करते हैं। घंटा घर है अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ, उसको लोग बहुत ज़्यादा देखने आते हैं दूर-दूर से। दिल्ली के अलावा आपने किस-किस प्रदेश का सफ़र किया है? जी, मैंने फैमिली के साथ हिमाचल प्रदेश घूमा है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मेरठ और मुंबई, और गाज़ियाबाद में मेरी सिस्टर हैं वो, और नैनीताल, देहरादून, बस ज़्यादा दूर, हाँ, लखनऊ, क्यों इलेक्शन के टाइम पे, हाँ, इलेक्शन के टाइम पे लखनऊ और हैदराबाद, हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने गए थे आप? उनसे मिलने ही गई थी। मुलाकात हुई आपकी? जी, मुलाकात हुई क्योंकि यहाँ पे सबने मुझे चैलेंज कर दिया था कि तुम्हारा टिकट नहीं होगा। स्पेशली मेरी पार्टी के लोगों ने ही मुझे चैलेंज कर दिया था कि तुम्हारा टिकट ना होगा, ना हम होने देंगे। और मेरा मानना हमेशा ये है कि मैं अगर किसी चीज़ के लिए ज़िद पे अड़ जाती हूँ, लोग कहते हैं ज़िद है, लेकिन मैं अपनी ज़िद को पॉजिटिव वे में देखती हूँ कि हर इंसान को अगर कुछ पाने की लगन है तो उसमें ज़िद होनी चाहिए। जब तक उसमें ज़िद नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी चीज़ हासिल कर सकता है। और मैं जिस चीज़ पे भी कोई मुझे चैलेंज कर दे या मैं ज़िद पे आ जाऊँ, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह के सिवा मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो मैं वहाँ पर हैदराबाद गई थी असद सर से मिलने के लिए, और स्पेशली अपनी बातें रखी उनके सामने, और उन जैसा मुझे लगा था उनके बारे में मैंने सुना था। फर्स्ट टाइम ही था वो मेरा मिलना, कभी मैंने उनको किसी मीटिंग में देखा नहीं था, सुना नहीं था। वो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन था हमारा, और वो जो मैं सोचे गई थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने क्लियरली बोला, अगर एक लड़की मेरठ से उठ के यहाँ तक आ सकती है तो आगे मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लड़की क्या कर सकती है और कहाँ तक जा सकती है। तो आपको टिकट मिला? उन्होंने कहा था कि अगर आप डिज़र्व करती हैं तो 100% टिकट आपका है,
बस आप मेहनत करते जाइए। और यही हुआ, जितनी मैंने मेहनत की वो सब मैंने सब जगह पोस्ट की, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह, ट्विटर पे और अपना यूट्यूब चैनल पे, सब जगह मैंने उसको पोस्ट की और वो वहाँ तक, असद सर तक भी पहुँची, शौकत सर हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ तक भी, जितने भी मेरे पास ग्रुप्स थे वहाँ भी। और एक वक्त वो था कि पूरे उत्तर प्रदेश ने ये कहा था कि लड़की सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग है, इसका टिकट ज़रूर होना चाहिए। सोशल मीडिया के बारे में आप क्या सोचती हैं? सोशल मीडिया कितनी फ़ायदेमंद, कितनी नुकसानदायक? देखिए, फ़ायदेमंद हर चीज़ के 2 पार्ट होते हैं, फ़ायदेमंद भी और नुकसान भी। जहाँ बहुत छोटी-सी बात बहुत जल्दी अगर किसी की अच्छाई फैलानी हो, तो वो अच्छाई के फैलाने में भी काम आती है, उसी तरह से एक छोटी-सी बुराई होगी, तो वो लोग ये मतलब प्रॉपर ये प्रूफ़ नहीं होने देते कि ये चीज़ सही है। उसको मतलब उसके पीछे का पूरा जाँच नहीं करते कि वो न्यूज़ सही है, गलत है। जो एक गलत न्यूज़ भी चल रही होगी, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा वायरल कर देंगे। बस ये सोचेंगे कि हाँ, यही सच है, चाहे कुछ गलत लिख के आप डाल दीजिए, अभी पोस्ट कर दीजिए कुछ भी गलत, लोग उसी को बस फॉरवर्ड करना शुरू कर देंगे, उसी पे ईमान ले आएँगे। तभी तो कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा लोगों को मिसगाइड कर रही है। जो चीज़ें सच ही नहीं है, उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। पहले कहीं न कहीं ये हमारे फ़ायदे के लिए थी, लेकिन कहीं न आज के टाइम में उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है सोशल मीडिया का। मिसयूज़ किया जाता है, यानी फ़ायदेमंद भी है लेकिन मिसयूज़ भी काफ़ी होता है। आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि आप क्या पैगाम देना चाहती हैं हमारे नाज़रीन को, और आप हिंदुस्तानियों को क्या अपने अल्फ़ाज़ में पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, इंग्लिश में एक कोटेशन है, जो मैंने अपनी 2nd क्लास में पढ़ी थी। इफ यू हैव फेथ इन द केस एंड द मेंस एंड इन गॉड, द हॉट सन विल बी कूल फॉर यू। इसका मतलब है हिंदी में कि अगर आपको खुदा पे पूरा पूरा भरोसा है, अगर आपको अपने कर्म पे पूरा पूरा भरोसा है, तो आप बिलीव रखिए कि आपके लिए जलता हुआ सूरज भी ठंडा हो जाएगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि सामने जो मुसीबत है, बस उसी को आप डर के पीछे हट जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे हटा लेंगे, तो आपको आगे बढ़ने का कभी मौका नहीं मिल सकता और आप छोटी छोटी चीज़ों से डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर वाले पे आपका भरोसा सच्चा है और आपको लगता है कि नहीं, मैं सही हूँ और ऊपर वाला मेरे साथ है, तो आप यकीन करिए कि कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आप उसे भी आराम से पार कर जाएंगे। तो मेरा लोगों से यही कहना है कि कोई भी मुसीबत हो, आप आगे बढ़िए पूरे आत्मविश्वास के साथ और ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए। इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी होंगी और आप, अगर आप सही हैं, तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये माना ज़िंदगी है 4 दिन की, ये माना ज़िंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। तो ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ आईजे शबनम साहिबा हमारे स्टूडियो अमरदर्श में तशरीफ़ लाईं। टीएफआई उर्दू के लिए इन्होंने हमसे बात की, हम इनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में आपको ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात करवाएँगे। तब तक के लिए मुझे इरफान राही को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।